नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त रक्सौल के विधायक और बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के भाई के घर पर छापा पड़ा। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रमोद सिन्हा के भाई अशोक सिन्हा के नेपाल के बीरगंज वाले घर पर छापेमारी हुई है और नेपाली पुलिस की इस छापेमारी में 119 करोड़ रुपए के सोना बरामद किया गया है। रक्सौल के रैया के रहने वाले अशोक सिन्हा और प्रमोद सिन्हा भारत नेपाल बॉर्डर पर कस्टम क्लियरिंग का काम करते हैं। अशोक सिन्हा के बीरगंज वाले घर से 23 किलो सोना बरामद किया गया है। अशोक सिन्हा बीरगंज के मशहूर लक्ष्मी गणेश अपार्टमेंट में रहते थे। नेपाली पुलिस ने फ्लैट खुलवाकर सोने के बिस्किट बरामद किए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रक्सौल के विधायक और बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के भाई के घर पर छापेमारी हुई है और प्रमोद सिन्हा के भाई अशोक सिन्हा के नेपाल के बीरगंज वाले घर पर छापा पड़ा है और नेपाली पुलिस की इस छापेमारी में 119 करोड़ का सोना बरामद किया गया है। रक्सौल के रैया के रहने वाले अशोक सिन्हा और प्रमोद सिन्हा भारत नेपाल बॉर्डर पर कस्टम क्लियरिंग का काम करते हैं। अशोक सिन्हा के बीरगंज वाले घर से 23 किलो सोना बरामद किया गया है। अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। अशोक, एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं नेपाली पुलिस को मिली है और क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? अनूप बता दें, जो यह छापेमारी नेपाल पुलिस ने की है 22 किलो 576 ग्राम कुल सोने का वजन है जिसको पुलिस ने बरामद किया है। लेकिन जो अशोक सिन्हा है उनसे बात हुई है। उनका कहना है जो यह मकान पिछले 1 साल से ज्यादा समय से बंद है। उनकी तबीयत खराब थी इसलिए वह दिल्ली थे, अभी हाल ही में दिल्ली से लौटे हैं। अब उनका कहना है जो कुछ गड़बड़ी है जिसको लेके बदनाम करने के नियति से यह काम किया गया है। अशोक, सबसे बड़ी बात कि चुनाव का वक्त है, क्या नेपाली पुलिस की तरफ से कोई बयान आया? क्या चुनाव से जोड़कर इसे देखा जा रहा है? नेपाल पुलिस के तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। बस इतना बताया गया है जो इतना सोना बरामद हुआ है। जिस मकान से वह मकान बंद था, एक अपार्टमेंट है, उसके 303 नंबर फ्लैट में जो फ्लैट बंद था उसका रूम तोड़ के वहाँ लोगों के समक्ष में यह बरामदगी की गई है। इतनी बड़ी मात्रा में सोने की बरामदगी, लगभग 119 करोड़ रुपए की सोना है ये बताया जा रहा है। क्या कुछ और जानकारी, किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? न, डेरा में उस मकान में कोई नहीं रहता था, उस ताला लगा हुआ था। जब और उस पुलिस को सूचना मिली थी जो उसमें सोना है और उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करके सोना बरामदगी की है नेपाल पुलिस ने। अशोक कुमार के बारे में और क्या कुछ जानकारी है आपको? क्या पता है, क्या कुछ और भी व्यवसाय है या फिर काम करते हैं जो कस्टम क्लियरिंग का, उसके अलावा? मेन काम उनका कस्टम क्लियरिंग का ही है और नेपाल में ही वो पहले रहते थे। लेकिन 1 साल से उनकी तबीयत खराब थी और अभी है भी, और नेपाल में हो सकता है उनका कोई व्यापार चल रहा है। उनके सबसे छोटे भाई जो एक भाई थे, अभी उनकी हाल ही में कोरोना से मृत्यु हुई है। वे रक्सौल के प्रखंड प्रमुख थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका। तो देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रक्सौल के विधायक और बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के भाई के घर छापा पड़ा है। प्रमोद सिन्हा के भाई अशोक सिन्हा के नेपाल के बीरगंज वाले घर पर छापा पड़ा और 119 करोड़ का सोना बरामद किया गया है। औरंगाबाद के नबीनगर और रोहतास के नोखा में चुनावी जनसभा की गई है। सीएम ने यहां विकास की बात दोहराई और कहा कि पहले बिहार आमदनी में पिछड़ा था, लेकिन 2005 के बाद हर साल 12.5% की आमदनी में बढ़ोतरी हुई। सीएम नीतीश ने यहां महिलाओं के उत्थान की भी बात कही और कहा पुलिस में जितनी महिलाएं बिहार में उतनी महिलाएं किसी भी राज्य में नहीं है। जो काम करने का मौका दिया है, आखिर 2005 के नवंबर में हम लोगों को काम करने का मौका क्यों मिला? इसलिए कि 15 साल जो पति पत्नी राज था वो कोई काम नहीं कर रहे थे। समाज में कितने सामूहिक नरसंहार हो रहे थे, अपराध की कितनी घटनाएं थी, विकास का कोई मतलब नहीं था। और बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने आज पटना में ई कमल न्यूज लेटर जारी किया। करीब 5 मिनट के इस म्यूजिकल लेटर में बिहार में विकास के रास्ते को आगे बढ़ाने का वादा किया गया। साथ ही अब तक हुए काम की तस्वीर भी पेश की गई। भोजपुरी अभिनेता, गायक और बीजेपी के नेता दिनेश लाल निरवा ने इसमें अपनी आवाज दी है।
ई लेटर में बिहार बीजेपी के हर बड़े चेहरे को जगह देने की कोशिश की गई है। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और सांसद मनोज तिवारी मौजूद थे। मनोज तिवारी, संजय जायसवाल ने इसे बिहार को आगे बढ़ाने वाला रास्ता बताया। हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि भाजपा है तो भरोसा है। जिस प्रकार मोदी जी ने गरीब की झोपड़ी में बिजली देने का, गैस देने का, 8 महीने के मुफ्त राशन देने का, गरीबों के लिए इज्जत घर देने का कार्य किया है, उसी प्रकार हम लाखों रोजगार के अवसर भी देंगे। इस कैंपेन की शुरुआत आज हम कर रहे हैं और इसके बाद लगातार हम इसकी चर्चा भी करेंगे और क्या भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है यह भी आप सबों को बताएंगे। बिहार का युवा, बिहार के वो सभी लोग, हमारी बहनें, हमारे किसान भाई लोग, खेतों में काम करने वाले लोग, सभी लोग मिलकर के इसको समझ भी सकते हैं और ये विश्वास भी कर सकते हैं कि बीजेपी जो कहती है, एनडीए जो कहती है वो कर। इधर महागठबंधन ने बिहार चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो 3 टैगलाइन का है, जिसका नाम दिया गया है प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। ये सच होने वाला है। मैनिफेस्टो में बदलाव के नाम पर कई चुनावी वादे किए गए। मैनिफेस्टो जारी करते वक्त महागठबंधन के घटक दल के कई बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बार फिर 10 लाख रोजगार के वादे को दोहराया और कहा कि हमारी कैबिनेट की पहली बैठक में इस पर हस्ताक्षर होगा। भारतीय जनता पार्टी 3 गठबंधनों में चुनाव लड़ रही है। एक गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का, जो आपको नजर आता है। एक गठबंधन है बीजेपी और एलजेपी का, जो आप समझते हैं। एक गठबंधन है बीजेपी और ओवैसी साहब का। 3 ठगबंधन जो हैं, उनके साथ बीजेपी इस बिहार के चुनाव में उतरी है। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के युवाओं को रोजगार देने का वादा दोहराया। आप लोगों को यह बताया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं, उसको हम लोग माफ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। इधर महागठबंधन के घोषणा पत्र और रोजगार के दावे पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले पढ़ लिख कर रोजगार ले लेते और फिर रोजगार देने की बात करते तो अच्छा होता। रोजगार तो वो देगा ना जो खुद रोजगार के काबिल होगा, और जिसको नेता बनना लगता हो, नेता को तो योग्य होना चाहिए। किसने मना किया था? इतने सारे ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल खुले में, पहले इतनी तो योग्यता लेते कि रोजगार ले लेते, उसके बाद रोजगार देने की बात करते। केवल बात कह देने से बात नहीं हो जाती है। वही महागठबंधन के घोषणा पत्र पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि किसानों की जमीन हड़पने वाले लोग किसानों की बात कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोग डपोर शंखी हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने 15 साल राज किया तो केवल बोलते रहे, दिया कुछ नहीं। इसलिए देखिए, लोग ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करते।
आपकी विश्वसनीयता चाहिए, आपकी क्रेडिबिलिटी चाहिए। आपको जब मौका लगा तो आपने क्या काम किया, लोग उससे तुलना करते हैं। एन चुनाव के मौके पर कुछ भी घोषणा कर देंगे, लोग उस पर भरोसा नहीं करते। पहले चरण में चुनाव में महज 11 दिन बचे और अब बयानों का दौर तेज हो गया है। बिहार में एनडीए को विरोधियों के साथ साथ उनके पुराने साथी एलजेपी से भी दो हाथ करना पड़ रहा है। हालत यह है कि चंद दिनों पहले तक साथ रहे चिराग की पार्टी को वोट कटवा कहा जाने लगा। बीजेपी के नेताओं ने चिराग को वोट कटवा कहा तो सियासत की शुरुआत हो गई है। अब वो केवल एक वोट कटवाने की वाली पार्टी बन के रह गए हैं। समय ने बताएगा कि वोट कटवा जनता दल यू है कि लोजपा है। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एलजेपी को आज फिर संदेश दे दिया कि एलजेपी नेता भ्रम फैला रहे हैं। उनका 4 दलों का ही गठबंधन है। जो लोग बीजेपी एलजेपी के साथ होने का दावा कर रहे हैं वो केवल गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है और चिराग पासवान को हम ये कहना चाहते हैं वो भ्रम में ना रहें, भ्रम की राजनीति को ना फैलाएं और खुद भी भ्रम में ना पलें। यहाँ पर सीधा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने चिराग पर निशाना साधते हुए कहा कि चिराग का बिहार में कोई जनाधार नहीं है, वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जनता एनडीए की ओर है। अब प्रकाश जावड़ेकर जी और संबित पात्रा समेत अनेक नेताओं ने इस बात को दोहराया है और चिराग पासवान इसके बाद भी अगर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं तो दरअसल ऐसे भी उनकी पार्टी का बिहार में कोई बहुत ही मजबूत जनाधार नहीं है। अब उनके सपने बड़े हैं लेकिन जमीन पर कुछ भी किया हुआ नहीं।